हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज की क्लास में जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है महासागर यानी कि जलमंडल। पर्यावरण की पहली क्लास के अंतर्गत हमने आपको समझाया था पर्यावरण की पहली क्लास के अंतर्गत हमने समझाया था कि जो पर्यावरण है वो उसके 4 क्षेत्र होते हैं। क्या समझाया था आपको कि पर्यावरण के अगर क्षेत्रों की बात की जाए, पर्यावरण के क्षेत्र, तो 4 क्षेत्र इसके अंतर्गत हमने आपको बताए थे। पहला स्थलमंडल, दूसरा हमने बताया था जलमंडल, तीसरा बताया था वायुमंडल और चौथा हमने बताया था जैवमंडल। इसमें से 2 मंडलों की सविस्तार व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको कराए थे, जैसे पृथ्वी की गतियां, चट्टानें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है स्थल मंडल का पार्ट है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। इसके बाद हमने यहाँ पर वायुमंडल भी आपको विस्तार से समझाया है। इसके अंतर्गत आपको वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संगठन, वायुमंडल में पाई जाने वाली परतें इत्यादि चीज़ों की हमने सविस्तार व्याख्या की थी। और आज हम पर्यावरण के तीसरे क्षेत्र को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, इस टॉपिक को हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जल्दी से जल्दी आ जाइए फटाफट से। सपना शर्मा जी, विजय गुर्जर जी, गोलू मोलू जी, अंशी सिंह जी, सभी का क्लास में स्वागत है। आप सभी का क्लास में स्वागत है। भारती वर्मा जी, संध्या गुप्ता जी, रचना चौधरी जी, गौतम सिंह जी, निशु मेहरा जी, आप सभी का क्लास में स्वागत है। और जितने भी स्टूडेंट आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए। और एक चीज़ मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? क्या मैं आपको दिख रहा हूं? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून, आदाब, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। जल्दी से बताइए, मैं आपको दिख पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है कि नहीं? जल्दी फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, महेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं बिल्कुल आ रही है। गुड्डी यादव जी कह रहे हैं ठीक है, ओके ओके ओके। स्टार्ट करते हैं हम क्लास, चलिए। तो अभी हमने चर्चा की, क्या चर्चा की कि पर्यावरण के कितने क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्रों में हमने बताया कौन कौन से? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। और इन 4 क्षेत्रों में 2 क्षेत्रों की हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासों के अंतर्गत। और आज एक नया टॉपिक कह लीजिए या पर्यावरण के एक नए क्षेत्र पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है जलमंडल। क्या नाम है? हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल। जलमंडल की चर्चा आज हम लोग आपके सामने करने वाले हैं। हाइड्रोस्फीयर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार बहुत ज्यादा है। पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार बहुत ज्यादा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग पर जलमंडल का विस्तार है, हाइड्रोस्फीयर का विस्तार है। और 29.2% भाग पर स्थलमंडल का, लिथोस्फीयर का विस्तार है। यानी कि लगभग 70.8% भाग पर जलमंडल का विस्तार है और 29.2% भाग पर स्थलमंडल का विस्तार है। अगर हम पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल देखें तो पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल पृथ्वी पर जो है वो कितना है? वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये हमने परसेंटेज के हिसाब से अभी व्याख्या की आपके सामने कि कितना परसेंट
पृथ्वी पर कितने परसेंट पर जलमंडल का विस्तार है और कितने परसेंट पर स्थलमंडल का विस्तार है। अब हम सीधे फैक्ट में आपको बता रहे हैं, पूरे क्षेत्रफल के अनुसार बता रहे हैं। अगर हम पूरे भूमंडल का यानी कि पूरी पृथ्वी पर देखें तो पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर मिलता है, जिसमें से लगभग जलमंडल का विस्तार 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर है, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर है। और वहीं स्थलमंडल को अगर हम देखें तो स्थलमंडल का विस्तार केवल और केवल लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर है। वर्ग किलोमीटर 14.89 है, लेकिन मैंने लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसको लिख दिया है, यानी कि ये एकदम क्षेत्रफल का एग्जैक्ट डाटा है। और यहां पर परसेंटेज की चर्चा की गई है। अगर हम जलमंडल और स्थलमंडल के विस्तार को गोलार्धों की दृष्टि से देखें कि उत्तरी गोलार्ध में किस चीज का ज्यादा विस्तार है और दक्षिणी गोलार्ध में किस चीज का ज्यादा विस्तार है, तो वहां पर भी एक नजर हम लोग डाल देते हैं। ज्यादातर पुस्तकों में ये आंकड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादातर यूट्यूब वीडियोज में टीचर्स भी आपको इस आंकड़े को नहीं देते हैं। यहाँ तक केवल और केवल इतना बताया जाता है कि पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर जलमंडल और लगभग 29% भूभाग पर स्थलमंडल का विस्तार है। वहां से सीधे महासागरों की एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी जाती है। लेकिन आज की क्लास में हम व्याख्या सहित आपको बताने वाले हैं, सब कुछ एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन चाहे कितना भी डीप आए आपके यूपी टेट सुपर टेट परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए। तो आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो एक बार फटाफट से इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस ज्ञान गंगा में नहा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस ज्ञान का आनंद ले सकें। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस वीडियो के अंतर्गत। आपको एक टेबल मिलेगी मिसलेनियस से संबंधित, आज हम एक ट्रिक भी कराएंगे और आपको विभिन्न महासागरों के संबंध में भी बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो फटाफट से इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए इसको। चलते हैं हम महासागरों की ओर। सबसे पहले हम बताते हैं कि स्थलमंडल और जलमंडल का गोलार्धों में कितना वितरण है। देखिए, अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध की, सबसे पहले गोलार्ध समझते हैं। गोलार्ध होता क्या है? ये पृथ्वी का ग्लोब मैंने बताया, और पृथ्वी के ग्लोब पर ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, यानी कि लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। और इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है, 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला आधा गोला जो है वो उत्तरी गोलार्ध है, नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो आधा गोला है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला आधा गोला क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला आधा गोला क्या है? दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर। हमको चर्चा करनी है कि उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल कितना है और स्थलमंडल कितना है, और दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल और स्थलमंडल का विस्तार कितना है। देखिए, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध के 40% भूभाग पर, 40% भाग पर किसका विस्तार है? जलमंडल का। और वहीं इसके उत्तरी गोलार्ध के 60% भूभाग पर, 60% भूभाग पर स्थलमंडल का विस्तार है, स्थलमंडल का विस्तार है। अर्थात हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलमंडल ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार ज्यादा है। देखिए, इसके लगभग 81% पार्ट पर, कितना? 81% भूभाग पर किस चीज का विस्तार है? जलमंडल का विस्तार है, जलमंडल का विस्तार है। और बचा 19% भूभाग पर ही स्थलमंडल का विस्तार है, स्थलमंडल का विस्तार है। यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलमंडल अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार अधिक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को आप समझ चुके हैं। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है ये भी आप समझ चुके हैं, और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है ये भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और इनमें स्थलमंडल और जलमंडल का विस्तार कितना कितना है, इस चीज को भी मैंने सविस्तार आपको व्याख्या की है। अगर हम चर्चा करें, देखिए, अगर हम चर्चा करते हैं कि दोनों गोलार्धों के दृष्टिकोणों से देखें तो संपूर्ण जलमंडल का, देखिए,
जितना भी जलमंडल पृथ्वी पर मौजूद है, जो संपूर्ण जलमंडल पृथ्वी पर मौजूद है, उस संपूर्ण जलमंडल का 43% कितना, 43% किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में। 43% उत्तरी गोलार्ध में है, और वहीं संपूर्ण जलमंडल का जो 57% है वो किसमें है, दक्षिणी गोलार्ध में है, सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण जलमंडल का कितना परसेंट पार्ट मिलता है, 43%, और दक्षिणी गोलार्ध में संपूर्ण जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग मिलता है, 57%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको सारे के सारे फैक्ट दे रहा हूँ, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल पूरा के पूरा ज्ञान आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलते कुछ अन्य तथ्यों की ओर चर्चा करते हैं, देखिए अगर हम चर्चा करें तो देखिए ये जो जलमंडल है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है, जलमंडल आपका जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। अगर हम चर्चा करें तो देखिए महासागर यानी कि ओशियंस, दूसरा सागर, और तीसरा खाड़ियां, इन चीजों से मिलकर जलमंडल का निर्माण होता है। ये मुख्य रूप से जलमंडल इन चीजों से मिलकर बनता है। संपूर्ण जलमंडल का जितना भी संपूर्ण जलमंडल का भाग है, उसमें से देखिए जलमंडल की अगर हम बात करें, संपूर्ण जलमंडल का लगभग 97.25% महासागरों में मिलता है, और ये खारा है, पीने योग्य नहीं है। कैसा है, सैलाइन है, पीने योग्य नहीं है। यानी कि संपूर्ण जलमंडल का 97.25% महासागरों में मिलता है, और ये जल जो महासागरों में मिलता है वो खारा है, यानी कि पीने योग्य नहीं है, मृदु नहीं है। अगर हम चर्चा करें तो केवल और केवल 100 में से केवल और केवल 2.5% जल ही स्वच्छ और मीठा है। क्या है, स्वच्छ और मीठा जल है। और इस स्वच्छ और मीठे जल का ज्यादातर भाग ग्लेशियर्स के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, ग्लेशियर्स के रूप में मिलता है, हिमनदों के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, हिमनद के रूप में मिलता है। आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादातर जलमंडल से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने आज की क्लास में आपको कराने का प्रयास किया है। एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं जलमंडल की ओर। और जलमंडल में स्टार्टिंग में हमने आपको क्या बताया कि पृथ्वी के 70.8% भाग पर जलमंडल और 29.2% भूभाग पर स्थलमंडल का विस्तार है। ये जो जलमंडल है उसका उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग जो है जलमंडल के रूप में मौजूद है, और 60% भाग उत्तरी गोलार्ध का स्थलमंडल के रूप में मौजूद है। दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग जलमंडल के रूप में और 19% भाग स्थलमंडल के रूप में मौजूद है। अतः अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तरी गोलार्ध में किस चीज का विस्तार ज्यादा है तो आप आंसर लगाएंगे स्थलमंडल का। अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में किस मंडल का विस्तार ज्यादा है तो आप आंसर लगाएंगे जलमंडल का। इसके बाद हमने फिर चर्चा आपके साथ की कि जो संपूर्ण जलमंडल है, अगर संपूर्ण जलमंडल की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण जलमंडल का 43% पार्ट, कितना 43% पार्ट उत्तरी गोलार्ध में है और 57% पार्ट दक्षिणी गोलार्ध में है। संपूर्ण जलमंडल का 43% भाग उत्तरी गोलार्ध में और 57% भाग दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है। इसके बाद हमने चर्चा की आपके साथ कि जो संपूर्ण जलमंडल है उसमें वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। जलमंडल मिलकर बनता है महासागरों से, सागरों से और खाड़ियों से। किन से, महासागरों से, सागरों से और खाड़ियों से। और जलमंडल का 97.25% पार्ट महासागरों में ही मौजूद है। किसमें, महासागरों में मौजूद है। और ये कैसा है, खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है। अगर हम पीने योग्य पानी, मीठे पानी, स्वच्छ पानी की बात करें तो 100 में से मात्र 2.5% है, और ये पानी भी हिमनद या ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद है। उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी चीज आपको यहां तक एकदम से क्लियर हो गई होंगी। ये सारे के सारे फैक्ट्स एक किताब में एक टीचर के पास उपलब्ध नहीं होते। अब हम सीधे चलते हैं महासागरों की ओर, और 5 महासागरों के बारे में आपको सविस्तार व्याख्या हम लोग करने वाले हैं। रवि शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। इस प्रकार आप
देखते रहिए वीडियो को, हौसला बढ़ाते रहिए, मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता रहूंगा। चलते हैं, देखिए अभी अभी हमने आपके साथ चर्चा की कि जलमंडल का ज्यादातर भाग किन चीजों से मिलकर बना है? महासागरों से। और संपूर्ण जलमंडल का लगभग 97.25% पार्ट महासागरों से मिलकर बना है। यानी संपूर्ण जलमंडल में जितना भी पानी है उसमें से ज्यादातर पानी 97.25% पानी महासागरों में मौजूद है। और अपनी पृथ्वी पर अगर देखें तो 5 महासागर देखने को मिलते हैं। कितने महासागर देखने को मिलते हैं? 5 महासागर देखने को मिलते हैं अपनी पृथ्वी पर। देखिए उन महासागरों के नाम क्या है? प्रशांत महासागर नंबर 1। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। तीसरा जो महासागर है वो है हिंद महासागर। और चौथा जो महासागर है वो है अंटार्कटिक महासागर। और जो 5वां महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। देखिए पृथ्वी पर 5 महासागर मौजूद हैं। कितने महासागर मौजूद हैं? 5। और पांचों के पांचों महासागर आपके सामने मौजूद हैं। एक है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन, तीसरा हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, चौथा आपका अंटार्कटिक महासागर यानी कि अंटार्कटिक ओशियन, और 5वां आपका आर्कटिक महासागर यानी कि आर्कटिक ओशियन। इस प्रकार 5 महासागर आपके सामने मौजूद हैं। 5 महासागर संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन महासागरों को अगर हम पृथ्वी के मैप पर देखें तो वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये आपका मैप है, ये देखिए ये आपका मैप है, विश्व का नक्शा है आपके सामने। उम्मीद करता हूं विश्व का नक्शा बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियरली दिख रहा होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा जूम हो सकता है मैंने उसको जूम कर दिया है। देखिए इस नक्शे में चूंकि ये नक्शा चौकोर है और पृथ्वी गोल है, इसलिए जब ये पृथ्वी गोल होगी तो ये वाला किनारा और ये वाला किनारा दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। यानी कि आधा प्रशांत महासागर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और आधा प्रशांत महासागर आपको इधर दिखाई दे रहा है। ये संसार का सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है कौन सा? प्रशांत महासागर। साथ ही सबसे बड़े महासागर के साथ साथ ही प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर भी है। क्या है? सबसे गहरा महासागर भी है। और इस महासागर में 20,000 के आसपास द्वीप देखने को मिलते हैं। लगभग 20,000 आइलैंड्स हम लोग देखते हैं किसमें? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के बाद जो दुनिया का, जो पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में है, जिसको हम अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशियन के नाम से जानते हैं। ये देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, इन महाद्वीपों के बीच में स्थित जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है, जिसे आंध्र महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और ये आंध्र महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में मौजूद है। जो संसार का, जो पृथ्वी पर स्थित तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वो आपका हिंद महासागर है। कौन सा? इंडियन ओशियन। कौन सा ओशियन? इंडियन ओशियन। और भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। आपने कभी भी किसी महासागर का नाम किसी देश के नाम पर नहीं पढ़ा हुआ देखा होगा,
लेकिन भारत दुनिया का एकमात्र देश है, ये भारत की स्थिति यहाँ है, और भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। उसके दक्षिण में हिंद महासागर की स्थिति है, इंडियन ओशियन की स्थिति है, और इंडियन ओशियन विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। अगर हम चर्चा करें चौथे सबसे बड़े महासागर की, तो चौथा सबसे बड़ा महासागर आपको इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है अंटार्कटिक महासागर। क्या नाम है? अंटार्कटिक महासागर, या दक्षिणी महासागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए प्रशांत महासागर, इधर देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन तीनों महासागरों का जल जब अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर एकत्रित हो जाता है तो उस महासागर को संज्ञा दे दी जाती है किसकी? अंटार्कटिक महासागर की या दक्षिणी महासागर की। किसकी? अंटार्कटिक महासागर की या दक्षिणी महासागर की संज्ञा उसको दे दी जाती है। और पांचवां या सबसे छोटा महासागर जो है वो आप यहां देख रहे हैं यूरोप के ऊपर, आर्कटिक ओशियन, यानी कि आर्कटिक महासागर। मैंने इस प्रकार आपको 5 महासागरों की स्थिति देखने बताई आपको। इनमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये सबसे बड़ा महासागर भी है और सबसे गहरा महासागर भी है। और मैंने आपके साथ चर्चा की कि लगभग 20,000 द्वीप इस महासागर में पाए जाते हैं। दूसरा महासागर जिसकी मैंने आपके साथ चर्चा की वो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में है और उसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। साथ ही उसे आंध्र महासागर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आंध्र महासागर के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसके बाद देखिए हमने आपके साथ चर्चा की किसकी? हिंद महासागर की। और हिंद महासागर के बारे में हमने आपको बताया कि ये भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। इसके बाद प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का जल जब अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर एकत्रित होता है तो उसी को हम अंटार्कटिक महासागर की संज्ञा दे देते हैं, जिसे दक्षिणी महासागर भी बोला जाता है। इसके बाद जो सबसे छोटा महासागर है वो आप इस ऊपर की ओर देख रहे होंगे, जिसे आर्कटिक महासागर कहते हैं। ये संसार का सबसे छोटा महासागर है। और इस प्रकार 5 महासागरों को आपने विश्व के नक्शे पर अच्छी तरीके से देखा। चलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए अच्छी तरीके से इन चीजों को। ये विश्व का नक्शा, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके सभी महासागरों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर की चर्चा करेंगे, उसके बाद अटलांटिक महासागर की चर्चा करेंगे, फिर हिंद महासागर की, उसके पश्चात अंटार्कटिक महासागर की और उसके पश्चात आर्कटिक महासागर की। एक एक करके पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पैसिफिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। पूरा मैंने जूम कर दिया है इसको। सबसे पहले हम पैसिफिक ओशियन की चर्चा करने वाले हैं। अजीत यादव जी कह रहे हैं सर कुछ वायरस आ जाते हैं जो क्लास को खराब कर देते हैं, किसी की तरफ देखना ही नहीं है, सीधा अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। रवि शर्मा जी कैसे क्या कह रहे हैं? महासागर अलग कैसे होते हैं, इनका बंटवारा कैसे हुआ, सब कुछ समझाएंगे, चिंता न करें आप। जो हम समझा रहे हैं उसको समझते चलें अच्छी तरीके से। देखिए जो भी आपके लिए जरूरी चीज होगी उन सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन इस क्लास के अंतर्गत हम करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको क्लास में। और मेरा संपूर्ण प्रयास आपके सामने रहेगा कि कोई भी चीज जो आपके लिए नेसेसरी है वो छूटे नहीं। अनावश्यक चीजों पर चर्चा ना हो जो आपको दिग्भ्रमित करे,
और आवश्यक कोई भी चीज ऐसी न रहे जो छूट जाए। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लेवल की कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इस क्लास में छूटनी चाहिए। इसलिए चलते हैं हम देखिए विश्व के सबसे बड़े महासागर की ओर। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर अभी अभी हमने चर्चा की थी, कौन सा महासागर है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा? पैसिफिक ओशियन। कौन सा है? प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर जो है वो पूरी पृथ्वी के लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल पर? 1/3 क्षेत्रफल पर, संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भूभाग पर प्रशांत महासागर का विस्तार है। और प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर क्या है? संसार का सबसे बड़ा महासागर है। इसके साथ ही प्रशांत महासागर संसार का सबसे गहरा महासागर भी है। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर को देखिए, इसके पश्चिम में आपको मिल रहा होगा एशियाई भूभाग। ये एशियाई भूभाग है, देखिए सारा के सारा क्षेत्र एशिया का है। इसके पश्चिम में आपको एशिया महाद्वीप के साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी देखने को मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। प्रशांत महासागर के अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो आपको एक महाद्वीप देखने को मिल रहा है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और इसके दक्षिण में पूर्वी क्षेत्र में ही, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में ही और प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र में ही एक और महाद्वीप आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कह सकते हैं हम कि प्रशांत महासागर 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। पहला महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये दोनों प्रशांत महासागर की किस ओर है? पश्चिम में। अगर हम पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व में भी 2 महाद्वीप है, एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल और एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल। इस प्रकार ये 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ महासागर है। इतनी चीज मैं समझता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, और आ चुकी होगी। तो चलते हैं हम अग्रसर होते हैं आगे के पॉइंट की ओर। देखिए इस महाद्वीप में इस महासागर में लगभग 20,000 के आसपास द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। 20,000 आइलैंड्स। अब आप कहेंगे गुरुजी उन 20,000 आइलैंड्स हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड्स के नाम बताइए। देखिए यहां पर आपको एलिशियन आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ अच्छी तरीके क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देखिए एलिशियन आइलैंड्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आइलैंड्स हैं वो ये रहे। इसके बाद आपको यहां पर क्यूराइल आइलैंड देखने को मिल रहे हैं। कौन से आइलैंड? क्यूराइल आइलैंड आपको देखने को मिल रहे हैं। ये क्यूराइल आइलैंड दूसरे प्रमुख द्वीप समूह का नाम मैं ले रहा हूं। पहला प्रमुख द्वीप समूह जो प्रशांत महासागर में स्थित है मैंने बताया एलिशियन आइलैंड्स है। दूसरा प्रमुख द्वीप समूह जो प्रशांत महासागर में स्थित है वो क्यूराइल आइलैंड्स है। इसके अलावा देखिए जापान के प्रमुख द्वीप, अगर आपने शाम को सुपर टेट की क्लास ली हो तो सुपर टेट की क्लास में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। 4 मुख्य द्वीप जापान के अंतर्गत मिलते हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। ये 4 द्वीप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा के पूरा देश जापान है। कौन सा? जापान, जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त रहता है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत विश्व प्रसिद्ध है। इसी जापान पे नागासाकी और हिरोशिमा शहरों में परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो यहाँ ताइवान आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें फिलीपींस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ इंडोनेशिया और मलेशिया के द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, और इसके साथ ही आपको इधर न्यूजीलैंड और फिजी के द्वीप भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इसके प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत सारे द्वीपों को आपने देखा, जिसमें सबसे पहले आपको मिला क्या? क्यूराइल आइलैंड्स। फिर हमने आपको बताया जापान, ये क्यूराइल है आपका, क्यूराइल। फिर हमने आपको बताया जापान। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से। चलिए दूसरी इंक में लिख देता हूं, ये आपको जापान, फिर आपको मिला होगा ताइवान। अब सब कुछ आसानी से दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता गुड्डी यादव जी, जितना जूम हो सकता था मैंने कर लिया। अब व्हाइट कलर अच्छा लग रहा है कि ब्लैक कलर? जल्दी फटाफट से बताइए।
ठीक है, चलते हैं। इसके बाद यहां पर आपको मिल रहा था फिलीपींस, फिर आपको मिला यहां इंडोनेशिया और मलेशिया के द्वीप मिले, इंडोनेशिया और मलेशिया के द्वीप मिले। फिर इसके आगे यहां पर हमने आपको बताया न्यूजीलैंड और फिजी के द्वीप आपको देखने को मिले, न्यूजीलैंड और फिजी, न्यूजीलैंड व फिजी के द्वीप आपको देखने को मिले। यहां पर ये सारे के सारे द्वीप आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे होंगे उम्मीद करता हूं। एल्यूशन आइलैंड्स, क्यूराइल आइलैंड्स, जापान आइलैंड, इसके बाद हमने आपको बताया फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिर न्यूजीलैंड, फिजी इत्यादि द्वीपों के संबंध में हमने यहाँ पर चर्चा कि ये सारे के सारे महत्वपूर्ण द्वीप हैं किसके, प्रशांत महासागर के। इसके बीचों बीच में आपको हवाईयन आइलैंड भी देखने को मिलते हैं। कौन से आइलैंड देखने को मिलते हैं? हवाई द्वीप। कल हमने चर्चा की थी आपसे हवाई द्वीप, किसकी चर्चा की थी हमने कल? आपकी कल की क्लास किस किस स्टूडेंट ने ली थी? जिसने भी ली थी वो आप समझ पा रहे होंगे। कल हमने मोना लोआ ज्वालामुखी की चर्चा की थी। इसके साथ ही हमने कल चर्चा की थी किसकी? किलायू ज्वालामुखी की। और किलायू और मोना लोआ दोनों ज्वालामुखी किस द्वीप में पाए जाते हैं? हवाई द्वीप। यानी कि प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले जो प्रमुख द्वीप हैं वो ये सारे के सारे द्वीप हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रशांत महासागर की कुछ प्रमुख खाड़ियों की। देखिए, जो प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली प्रमुख खाड़ियां हैं उनकी चर्चा हम लोगों को करनी है। देखिए, प्रशांत महासागर की जो प्रमुख खाड़ियां हैं आपको यहां पर दिखाई दे रही है। कैलिफोर्निया की खाड़ी, कौन सी? कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। इसके बाद यहां पर आपको मिल रही है पनामा की खाड़ी। कौन सी? पनामा, गल्फ ऑफ पनामा, पनामा की खाड़ी। ये प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख खाड़ियां हैं। इसके सागरों की अगर हम चर्चा करें, प्रशांत महासागरों में कौन से आपको सागर मिलते हैं? देखिए, अगर हम सागरों की चर्चा करें तो यहां पर बेरिंग सागर आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा सागर? बेरिंग सागर। इसके बाद आपको सी ऑफ ओखोटस्क यानी कि ओखोटस्क सागर आपको देखने को मिला। क्या मिला? ओखोटस्क सागर आपको देखने को मिला। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएं, इस क्षेत्र में आए तो जापान सागर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा सागर? जापान सागर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपका जापान सागर है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आए तो यहां पर आपको पीला सागर देखने को मिलेगा। कौन सा सागर? पीला सागर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आए तो आपको दक्षिण चीन सागर देखने को मिलेगा, दक्षिण चीन सागर। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आए तो फिलीपीन सागर आपको देखने को मिलेगा, फिलीपाइन सागर, फिलीपाइन सागर। और इसके बाद यहां इस क्षेत्र में देखेंगे तो तस्मान सागर आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा सागर? तस्मान सागर। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रशांत महासागर के प्रमुख खाड़ियां कौन सी हैं तो देखिए यहां पर अलास्का की खाड़ी। कौन सी? अलास्का की खाड़ी। उसके बाद यहां पर आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी और फिर यहां पर आपको पनामा की खाड़ी मिली। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर में मौजूद प्रमुख सागर कौन कौन से हैं तो प्रशांत महासागर में मौजूद प्रमुख सागर बेरिंग सागर, सी ऑफ ओखोटस्क यानी ओखोटस्क सागर, फिर यहाँ जापान सागर, फिर यहाँ पीला सागर, फिर यहाँ दक्षिण चीन सागर, उसके बाद फिलीपाइन सागर, यहाँ तस्मान सागर। ये सारे के सारे प्रमुख सागर हैं किसके? प्रशांत महासागर के। तो प्रशांत महासागर के बारे में मैंने जो चीजें बताई उनको एक बार मैं आपको सीधे सीधे लिख देता हूं कॉपी पर। देखिए, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहां पर जो समझाई उनको मैं एक जगह पर लिखूंगा। हम अब आ गए अपने बोर्ड पर ही। तो सबसे पहले हम किस महासागर की चर्चा कर रहे हैं? प्रशांत महासागर की। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन के संबंध में जो मैंने फैक्ट्स बताए वो क्या बताए कि इसका विस्तार
संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भूभाग पर है। 1/3 भूभाग पर, यानी कि 1/3 क्षेत्रफल पर आपका जो प्रशांत महासागर है वो फैला हुआ है। इसके बाद अगर हम प्रशांत महासागर की चर्चा करें तो प्रशांत महासागर के बारे में मैंने बताया कि सबसे बड़ा महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है। साथ ही इसके बारे में मैंने बताया कि ये सबसे गहरा महासागर भी है, सबसे गहरा महासागर भी है। इसके बाद हमने इसके संबंध में चर्चा की कि इसमें 20,000 के आसपास द्वीप पाए जाते हैं, यानी कि लगभग 20,000 आइलैंड्स इस प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सविस्तार प्रशांत महासागर के बारे में आपको बताई हैं। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं प्रशांत महासागर में मिलने वाले प्रमुख द्वीपों की, यानी कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से प्रमुख द्वीप आपने देखे अभी अभी। तो आप आंसर देंगे एल्यूशियन द्वीप, एल्यूशियन द्वीप, एल्यूशियन द्वीप। इसके पश्चात आप बताएंगे क्यूराइल आइलैंड्स यानी क्यूराइल द्वीप। फिर आप बताएंगे जापान द्वीप, जापान के द्वीप, ठीक है। फिर आपने पाया था ताइवान, फिर आपको मिला था फिलीपींस, ठीक है। फिर आपको इंडोनेशिया व मलेशिया के द्वीप देखने को मिले थे। क्या देखने को मिले? इंडोनेशिया व मलेशिया के द्वीप आपको देखने को मिले, इंडोनेशिया व मलेशिया के द्वीप। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, देखिए जीएस से संबंधित एक क्वेश्चन इंडोनेशिया से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आप आंसर लगाएंगे इंडोनेशिया। लगभग 13,000 द्वीप है इसके अंतर्गत। कितने? लगभग 13,000 द्वीपों का समूह है। कौन सा? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीपों में आज भी रामायण को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहां पर यूनिवर्सिटीज में गणेश जी का प्रतीक यूज किया जाता है, यानी कि वो आज भी हिंदू धर्म से संबंधित संस्कृतियों को अपनाते हैं। कहां पर? इंडोनेशिया में, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। 13,000 द्वीप इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और इंडोनेशिया के बारे में चर्चा करें तो ये संसार का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। 3 क्वेश्चन इंडोनेशिया से बन गए। और इंडोनेशिया किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। मुस्लिम, सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। 13,000 द्वीप किसमें पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में। इसके अलावा अगर हम द्वीपों की चर्चा करें तो द्वीपों में आपको न्यूजीलैंड व फिजी के द्वीप भी मिले, न्यूजीलैंड व फिजी के द्वीप। इसके साथ ही आपको प्रशांत महासागर के अंतर्गत हवाई द्वीप भी देखने को मिले। कौन से द्वीप? हवाई द्वीप देखने को मिले। ये सारे के सारे द्वीप हैं जो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एल्यूशियन द्वीप, क्यूराइल द्वीप, जापान द्वीप, जापान के द्वीप, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया के द्वीप, न्यूजीलैंड और फिजी के द्वीप और हवाई द्वीप। ये प्रशांत महासागर के प्रमुख द्वीप हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं प्रशांत महासागर की प्रमुख खाड़ियों की। देखिए, प्रशांत महासागर की प्रमुख खाड़ियां, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की प्रमुख खाड़ियां। और अगर हम प्रशांत महासागर की प्रमुख खाड़ियों की चर्चा करें तो प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली प्रमुख बेज या गल्फ्स कौन कौन सी हैं? पहले हमने बताया अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। फिर हमने आपको बताया कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। और आपको तीसरी खाड़ी जो इस महासागर के अंतर्गत हमने बताई थी वो कौन सी थी? पनामा खाड़ी, पनामा की खाड़ी। ये 3 प्रमुख खाड़ियों से हम लोग रूबरू हुए थे।
इसके साथ हमने द्वीपों की चर्चा की, प्रशांत महासागर की प्रमुख खाड़ियों की भी चर्चा की। ये समझ लीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से ताइवान द्वीप का संबंध किस महासागर से है? आप आंसर लगाएंगे प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से फिलीपींस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? आप आंसर लगाएंगे किसमें? प्रशांत महासागर में। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी के 1/3 भूभाग पर किस महासागर का विस्तार है? आप आंसर लगाएंगे प्रशांत महासागर का विस्तार है। देखिए, इसके बाद हमने कुछ द्वीपों के बाद कुछ खाड़ियों की चर्चा की और खाड़ियों के बाद कुछ सागरों की चर्चा की। और प्रशांत महासागर में मिलने वाले जो प्रमुख सागर हैं वो कौन कौन से देख लेते हैं। आप उम्मीद करता हूं सभी नोट डाउन करते चल रहे होंगे, सभी नोट कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर के प्रमुख सागर, महासागर के प्रमुख सागर, अगर हम प्रशांत महासागर के प्रमुख सागरों की चर्चा करें तो बहुत सारे सागर हमने को देखने को मिले। बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। दूसरा हमने आपको देखा ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर। तीसरा सागर जो हमको देखने को मिला वो जापान सागर। चौथा सागर जो हमने देखा वो पीला सागर। पांचवा सागर जो हमने देखा वो पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। उसके बाद हमने देखा दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। और ये दक्षिण चीन सागर वो क्षेत्र है जो विवादित रहता है, विश्व में लड़ाई का प्रमुख केंद्र रहता है। चीन इस पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना आधिपत्य जमाता है, जबकि इससे सटे हुए अन्य देश वियतनाम इत्यादि देश भी यहाँ पर अपना अधिकार जताते हैं। भारत के भी यहाँ पर बहुत सारे जहाज दक्षिण चीन सागर में रहते हैं। दक्षिण चीन सागर के अलावा फिर हमने फिलीपाइन सी की बात की, फिलीपींस सागर। और फिलीपींस सागर के बाद आगे हमने चर्चा की किसकी? तस्मान सागर की। ये सारे के सारे सागर किस महासागर के अंतर्गत पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के। क्वेश्चन सीधा सीधा देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? सागर, खाड़ियां, जल डमरू मध्य। इन चीजों को आप अच्छी तरीके से समझते चलिएगा, लिखते भी चलिएगा और इनको मैप पर इनकी लोकेशन भी समझते चलिएगा। ये सारी की सारी चीजें मैप पर मैं आपको समझा चुका हूं। इसके बाद मैप पर हम आपको समझाते हैं गर्त, यानी कि प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली जो प्रमुख गर्त हैं उनकी व्याख्या हम लोग करते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर में अगर हम गर्तों की बात करें तो यहाँ पर आपको क्यूराइल गर्त देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको एल्यूशियन गर्त देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको जापान गर्त देखने को मिलेगी। कौन सी गर्त? जापान गर्त, जापान गर्त। ये कौन सी गर्त है? क्यूराइल गर्त, क्यूराइल गर्त। और ये वाली कौन सी गर्त है? एल्यूशियन गर्त, एल्यूशियन गर्त, एल्यूशियन गर्त, क्यूराइल गर्त और जापान गर्त। 3 गर्त यहां पर आपको देखने को मिली। और संसार की सबसे गहरी खाई, संसार की सबसे गहरी खाई यहां पर आपको मिल रही है मैरियाना, मैरियाना या चैलेंजर गर्त, मैरियाना या चैलेंजर गर्त आपको देखने को मिल रही है, जो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है तथा यही संसार की भी सबसे गहरी खाई है। क्या? प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई और संसार की भी सबसे गहरी खाई कौन सी है? मैरियाना या चैलेंजर गर्त यहां पर आपको देखने को मिली। देखिए इधर यहां पर आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास आपको मिलेगी पेरू चिली ट्रेंच, पेरू चिली गर्त। कौन सी गर्त? पेरू चिली गर्त आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये प्रशांत महासागर का सविस्तार व्याख्या हमने आपके सामने की। प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर, 1/3 भूभाग पर इसका विस्तार है। इसके बाद हमने बताया 20,000 द्वीप इसमें मिलते हैं। कौन कौन से द्वीप हमने आपके सामने रखे? एल्यूशियन, क्यूराइल, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिजी इत्यादि द्वीप। बहुत सारे सागरों की हमने चर्चा की। कौन कौन से सागर? बेरिंग सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर, पीला सागर, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, इसके अलावा तस्मान सागर। ये सारे सागर यहाँ पे हमने बताए। खाड़ियों की भी चर्चा की, अलास्का की खाड़ी,
कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी इत्यादि खाड़ियों की भी हमने प्रशांत महासागर के अंतर्गत चर्चा की। फिर उसके बाद गर्तों की बात हुई तो गर्त भी हमने बताई, एल्यूशियन गर्त, क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, मैरियाना गर्त और संसार की सबसे गहरी और प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? आपकी मैरियाना गर्त, जो फिलीपींस द्वीप के पूर्व में देखने को मिलती है। किसके? फिलीपींस द्वीप। ये रहा। और फिलीपींस द्वीप के पूर्व में कौन सी गर्त आपको देखने को मिलेगी? मैरियाना गर्त, जो संसार की सबसे गहरी गर्त है। इस प्रकार प्रशांत महासागर की सविस्तार व्याख्या मैंने की, आपको लिखाया भी और आपको नक्शे पे भी प्रशांत महासागर के बारे में मैंने समझाया। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा संसार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सागरों की चर्चा हम अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे और उस क्लास को देखिएगा जरूर, मजे जरूर लीजिएगा। तब तक हम चलते हैं मिसलेनियस की ओर, यानी कि विविध की एक टेबल की ओर, जिससे कि आपको जो रटने वाली चीजें हैं वो भी इस कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के साथ साथ होती चले। एक टेबल आज हम कराएंगे। चलिए चलते हैं टेबल की ओर। और विविध के अंतर्गत आज हम बताएंगे वनस्पतियों का वर्गीकरण। वनस्पतियों का वर्गीकरण, वनस्पतियों का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से मरुदभिद पौधा किससे संबंधित है? या जेरोफाइट्स क्या है, क्रायोफाइट्स क्या है, मेसोफाइट्स क्या है, हेलोफाइट क्या है, लिथोफाइट क्या है, पायरोफाइट क्या है। यानी कि वनस्पतियों से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में पूछने को मिलते हैं। हम आज चर्चा करने वाले हैं कि जेरोफाइट किसे कहते हैं, क्रायोफाइट क्या है, मेसोफाइट क्या है, लिथोफाइट क्या है, पायरोफाइट क्या है। इन चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स, देखिए दोस्तों, जेरोफाइट्स उन वनस्पतियों को बोला जाता है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगती हैं, जहां वर्षा काफी कम होती है। उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां जेरोफाइट्स या मरुदभिद पौधे कहलाते हैं। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियां, मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियां, क्षेत्रों की वनस्पतियां। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो हैं वो नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां हैं। नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां। इसके बाद तीसरी अगर हम चर्चा करें तो मेसोफाइट। और मेसोफाइट जो पौधे होते हैं, मेसोफाइट जो पौधे होते हैं वो कहां के होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां, यानी कि जो टेम्परेट जोन्स में जो पैदा होते हैं उन वनस्पतियों को मेसोफाइट्स कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां। इसके बाद आगे अगर हम बात करें क्रायोफाइट, और अगर हम क्रायोफाइट की चर्चा करें तो क्रायोफाइट शीत कटिबंधीय वनस्पतियां हैं। शीत कटिबंधीय यानी कि टुंड्रा क्षेत्रों में, जो बर्फीले क्षेत्र हैं जहां बर्फ जमी रहती है, उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां शीत कटिबंधीय वनस्पतियां हैं। शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियां, यानी कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये टुंड्रा क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। और अगला जो महत्वपूर्ण वनस्पति है वो है लिथोफाइट। और लिथोफाइट कठोर चट्टानों, कठोर चट्टानों पर पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, कठोर चट्टानों पर पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं लिथोफाइट्स। इसके बाद हम बात करें पायरोफाइट्स की। पायरोफाइट्स, तो पायरोफाइट्स अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां हैं। अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां।
ये आपकी पायरोफाइट्स हैं, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां। तो आज दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने बहुत सारी वनस्पतियों की चर्चा की, बहुत सारी महत्वपूर्ण वनस्पतियों की चर्चा की जो विभिन्न एग्जाम्स में टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, सुपरटेट, यूपीटेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। उन सभी वनस्पतियों के वर्गीकरण, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनकी चर्चा की। इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा तथा याद भी कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। कभी भी किसी भी एग्जाम में आपके सामने देखने को मिल सकती है, पुटअप हो सकती है। और इसके अलावा एक वनस्पति को और मैं बताऊंगा, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो जलीय क्षेत्र होते हैं उनमें उगती हैं, जलीय वनस्पतियां। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे कमल जल के बीच में उगता है, कीचड़ में उगता है, तो हाइड्रोफाइट्स का उदाहरण है। इसके बाद हाइग्रोफाइट्स। हाइग्रोफाइट्स और हाइग्रोफाइट्स जो है वो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां हैं। अधिक आर्द्रता, आर्द्रता मतलब आप समझ रहे हैं ह्यूमिडिटी, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों की वनस्पतियां, वाले क्षेत्रों की वनस्पतियां। ये आपके सामने मैंने वनस्पतियों का क्लासिफिकेशन, वनस्पतियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अच्छी चीज मैंने आपको दी और आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको नोट डाउन करिएगा और इसी प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ, इसी प्रकार की कुछ अति महत्वपूर्ण टेबल्स के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। इस टाइम को विशेष ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन दोपहर 3 बजे पर्यावरण की क्लास चलती है, उसको लेना आप कतई मत भूलिएगा, बहुत घाटे का सौदा रहेगा आपके लिए। चलते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।